दूध का सार मलाई में, जीवन का सार भलाई में और मैथ्स का सार त्रिकोणमिति की पढ़ाई में। आप समझ ही गए होंगे बच्चों कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जिस बच्चे से पूछो वो कहता है कि सर सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन हमें ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति बहुत कठिन लगती है। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं बेटा, आज के बाद आपको त्रिकोणमिति बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगी। त्रिकोणमिति में 3 कोण होते हैं, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है। और 3 कोण बच्चों त्रिभुज में होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, पंचभुज में 5 कोण होते हैं। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसका नाम देंगे। देखिए यहाँ से हम ए लिख सकते हैं, यहाँ बी लिख सकते हैं, यहाँ सी लिख सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा कोण है समकोण, ये कोण बी। इस समकोण के सामने की भुजा को हम कहेंगे कर्ण। जैसे पांडवों का सबसे बड़ा भाई कर्ण था, वैसे ही समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। और इसके नीचे की रेखा जो इसका आधार कहलाती है, त्रिभुज की जो खड़ी रेखा होती है, जो खंबे की तरह खड़ी रेखा होती है, उसे लंब कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। सबसे बड़ी भुजा जो समकोण के सामने होती है उसे कर्ण कहा जाता है। ऐसी भुजा जिस पर त्रिभुज टिका होता है उसे आधार कहा जाता है। और ऐसी भुजा जो खंबे के समान लंबी होती है, खड़ी होती है, उसे लंब कहा जाता है। अब इन तीनों भुजाओं के बीच में संबंध जिस गणितज्ञ ने बताया, उस गणितज्ञ का नाम था पाइथागोरस। बहुत महान गणितज्ञ साहब। उसकी प्रमेय आज भी हम उनके नाम से पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, और छोटी भुजा जो नीचे वाली है उसे आधार कहेंगे, आधार के स्क्वायर, प्लस और जो खड़ी भुजा है वो लंब, लंब के स्क्वायर के योग के बराबर। ये बात बताई थी पाइथागोरस जी ने। तो उनके नाम से इस प्रमेय का नाम पड़ गया पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। जैसे कोई बड़ा पहलवान है, उसको अकेला पहलवान हरा नहीं सकता, ऐसे ही कोई बड़ी भुजा है तो वो किन्हीं 2 भुजाओं के योग के बराबर होती है। बड़े पहलवान को हराने के लिए 2 पहलवान चाहिए और बड़ी भुजा के स्क्वायर करेंगे तो दोनों जो बची हुई भुजा है उनके योग के बराबर होगा। इस बात को पाइथागोरस ने बताया और उन्हीं के नाम से आज हम सैकड़ों वर्षों से पढ़ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। हमारे एक अंकल जी हुआ करते थे, उनको हम प्रेम से लाल कक्का कहते थे। इसी के आधार पर हम त्रिकोणमिति के सभी सूत्र ज्ञात कर लेंगे बड़ी आसानी से। तो देखिए साहब, ये लाल कक्का है ना, ये लाल कक्का, बड़े लाल, इनका टमाटर जैसा मुंह रहता है साहब। ऐसे लगते थे जैसे इनका चेहरा इतना खिला रहता है कि टमाटर भी इनके पीछे फीका लगता था। उनकी 6 संतानें थी। पहली संतान थी साहब जिसकी सिग्नेचर करने की, साइन करने की आदत थी, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया साइन थीटा। दूसरी संतान थोड़ी कंजूस स्वभाव की थी, जहां जाती थी चीजें मांग के खाती थी, उसका नाम पड़ गया साहब कोस थीटा। तीसरी संतान थी साहब, मंदिर में जाती तो घंटी बजाने लग जाती, घर पे खाना नहीं बनता तो थाली चम्मच से बजाने लग जाती, स्कूल में जाके चपरासी की जगह घंटी बजाने लग जाती। इसका मतलब उसका नाम पड़ गया साहब टेन थीटा। चौथी संतान थी कि सर्दी के दिनों में एक बार कोट पहन लेती, उसका कोट उतारने का ही मन नहीं करता था, उसका नाम पड़ गया साहब कोट थीटा। पांचवी संतान थी जो घर में पापड़ सेको, पापड़ी सेको, भुट्टे सेको, सेकने का काम करती थी, रोटी भी वही सेकती थी, तो उसका नाम पड़ गया सेक थीटा। और छठी और अंतिम संतान थी जो 5वीं संतान सेकती थी और ये कोस के खा जाती थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया कोसेक थीटा। बच्चों आपको समझ में आ ही गया होगा कि पहली संतान जिसकी सिग्नेचर करने की आदत थी, साइन करने की आदत थी, उसका नाम साइन थीटा। दूसरी संतान थोड़ी कंजूस स्वभाव की थी, कोस के खाती थी, मांग के खाती थी, उसका नाम पड़ गया कोस थीटा। तीसरी संतान थाली बजाती थी, घंटी बजाती थी, टन टन बजाती थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया टेन थीटा। चौथी संतान कोट पहन देती थी, फिर वो गंदा हो जाता तो भी नहीं खोलती थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया कोट थीटा। 5वीं संतान घर में कोई भी चीज सेकनी होती है वो सेकने का कार्य करती थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया सेक थीटा। छठी और अंतिम संतान उसका नाम था कोसेक थीटा। क्यों? क्योंकि उसके जो छोटा भाई था ना वो सेकने का काम करता था, वो सेकता और वो कोस के खा जाता, इसलिए उसका नाम पड़ गया कोसेक थीटा। अब इन 6 संतानों के आधार पर हम त्रिकोणमिति के 6 सूत्र बनाएंगे। देखिए साहब, पहला सूत्र है साइन थीटा।
अब साइन थीटा, तो इसके जस्ट नीचे देखिए एल बटे हुए के, एल का मतलब हो गया लंब और के का मतलब हो गया कर्ण, तो साइन थीटा का सूत्र बन गया लंब बटे हुए कर्ण। अब देखिए साहब दूसरी संतान, उसके जस्ट नीचे क्या लिखा, ए बटे हुए के, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण, तो कोस थीटा का सूत्र हो गया साहब आधार बटे हुए कर्ण। तीसरी संतान नजर डालिए साहब, कोने में बैठी हुई है, इसका नाम है टेन थीटा, तो टेन थीटा का सूत्र मैं यहां लिख रहा हूं टेन थीटा। अब आप सोचिए साहब टेन थीटा के जस्ट नीचे क्या है, एल बटे हुए ए, एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार, तो इसका सूत्र हो गया लंब बटे हुए आधार। टेन के बाद चौथी संतान है साहब कोण थीटा। अब कोण थीटा नीचे विराजमान है, जो जहां विराजमान है सूत्र की शुरुआत भी वहीं से होगी, तो कोण थीटा के जस्ट पास में लिख रखा ए और ऊपर लिख रखा एल, तो इसका सूत्र क्या बन गया देखिए साहब, कोण थीटा बराबर ए बटे हुए एल, ए का मतलब आधार और एल का मतलब लंब। अब हम पांचवी संतान के पास पहुंच रहे, बताइए वो कौन है, सेक थीटा। सेक थीटा, तो सेक थीटा भी नीचे है, तो सूत्र की शुरुआत भी नीचे से होगी, सेक थीटा बराबर क्या होगा, के बटे हुए ए, के का मतलब हो गया कर्ण और ए का मतलब हो गया आधार, तो यहां हम लिखेंगे कर्ण बटे हुए आधार। अंतिम संतान है, नजर डालिए साहब मेरे बच्चों, ये संतान सबसे लास्ट में हुई और एज हो गया था लाल का तब हुई, तो ये कोसेक थीटा अंतिम संतान, उसका सूत्र बन रहा है के बटे हुए एल, के का मतलब हो गया कर्ण और एल का मतलब हो गया लंब, ये कर्ण बटे हुए लंब। अगर कोई बच्चा इन 6 सूत्रों को सीख जाए, समझ जाइए आदि त्रिकोणमिति उसे अच्छी तरह से समझ में आ गई। मैं अपने बच्चों से कहना चाहूंगा, अगर आपको ये आज कक्षा 10 का त्रिकोणमिति का वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर ऐसे ही वीडियो और आप देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।